अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम पर। तो अपना लेक्चर गौर से सुने। मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रही हूँ और नेक्स्ट किसी को जो भी कोई क्वेरी होगी वो हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे ग्रुप में। ओके, तो फर्स्ट इज व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म किस तरह इंटरैक्ट करते हैं विद अदर ऑर्गेनिजम्स, विद बायोटिक एनवायरनमेंट ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स के दूसरे अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ किस तरह इंटरैक्ट करते हैं, और वो दूसरे अपने ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन का या एनिमल्स का या प्लांट्स का लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ किस तरह इंटरेक्शन है। अब नॉन लिविंग जो इंटरेक्शंस है वो उनका होता है नॉन लिविंग का सॉइल, वाटर और कोई भी फॉर्म अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर के साथ और एनर्जी के साथ। जो हमारी एनर्जी है वो बेसिकली हम अपनी सनलाइट से लेते हैं, सन के थ्रू लेते हैं। तो ये पूरी जो इकोलॉजी है वो एक स्टडी है, वो एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ भी हो सकता है और वो दूसरे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ या नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ, एनवायरनमेंट के साथ भी हो सकता है। नेक्स्ट के आपका इकोलॉजी जो है वो किन ब्रांचेस पे या किन फैक्टर्स पे, किन लेवल्स पे फोकस करता है। सबसे पहले जो हमारी लाइफ का एक जो बेसिक यूनिट है जहाँ से कोई भी चीज़ बनती है, कोई भी, वो आपके पास एटम है। जैसे इधर एग्जांपल दी हुई है कि एक हाइड्रोजन का एटम है वो एक अलग एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है वो एक दूसरा एटम है। ठीक है, और हर हाइड्रोजन के एटम की अपनी प्रॉपर्टीज है, उनकी अपनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है, और इसी तरह ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज है। अब एटम से जो नेक्स्ट लेवल होता है वो मॉलिक्यूल का होता है। जब आपके पास दो डिफरेंट या एक जैसे एटम्स मिलके एक ग्रुप ऑफ एटम्स मिलते हैं तो आपके पास एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब इसमें जैसे एग्जांपल उन्होंने दी है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं एंड ऑक्सीजन का 8 एटम मिलके वो एक पूरा वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज हैं और ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, तो जब वो एक वाटर मॉलिक्यूल की शेप में जाएंगे तो वो एक पूरे, अब उसकी एक दोनों की कंबाइन प्रॉपर्टीज जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, जो अलग अलग अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, वो एक वाटर के मॉलिक्यूल्स में कंबाइन फॉर्म में आपको शो हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आपके पास लेवल है मॉलिक्यूल के बाद, नेक्स्ट लेवल है सेल। सेल आपके पास वो लेवल है जो कि एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जिसमें आपके पास जो फंक्शंस भी आप लाइफ के परफॉर्म करते हो और जो आपका एक स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली जो स्ट्रक्चर शुरू होता है वो आपका सेल से स्टार्ट होगा। अब सेल में ये आपके पास डिफरेंट, आपके पास एक से ज्यादा डिफरेंट 2 to 3 4 एंड मल्टीपल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सेल में। जैसे हमने सेल में हमने पढ़ा है कि प्लांट सेल्स अलग होते हैं, एनिमल सेल्स अलग होंगे। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी है। इसी तरह जैसे सेल में हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये तो है काफी, ये तीनों बेसिक यूनिट है। ठीक है, जो आपके पास इकोलॉजी है वो इन तीन पर फोकस नहीं करती, बल्कि वो इसके बाद वाले जो ये लेवल हैं, 5 लेवल्स है, इन पर फोकस करती है। ठीक है, यानी इकोलॉजी में हम सेल, मॉलिक्यूल एंड एटम्स की डिटेल्स डिस्कस नहीं करते। इकोलॉजी स्टार्ट होती है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म लेवल क्या है? ऑर्गेनिज्म लेवल ये है कि जब आपके पास डिफरेंट सेल्स हैं, वो आपस में मिलते हैं, वो सेल मिलकर आपके पास एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। वो ऑर्गेनिज्म एक ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, वो एक एनिमल भी हो सकता है, वो एक प्लांट भी हो सकता है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल जो लिविंग बीइंग है, जो लिविंग क्रिएचर है, ऑर्गेनिज्म है, वो आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लेवल है पॉपुलेशन लेवल। अब पॉपुलेशन किस तरह बनती है? पॉपुलेशन होती है बेसिकली इसमें आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जहाँ मिलकर एक स्पेसिफिक, एक पार्टिकुलर स्पेस में, एक प्लेस में रह रहे हैं और उसमें सेम स्पीशीज रह रही हैं। ठीक है, जैसे हम घर में, एक घर में डिफरेंट, हम डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग हैं। ठीक है, लेकिन वो सारे हैं तो ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, तो वो सारे इंसान ही। ठीक है, तो एक खास स्पेस पे जब इस तरह की सेम ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, सेम स्पीशीज रह रही हैं, तो वो एक पॉपुलेशन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल कम्युनिटी है। कम्युनिटी आपके पास, उसमें ये फ़र्क है कि कम्युनिटी में आपके पास एरिया, वही आपके पास एक पार्टिकुलर स्पेस होगी, लेकिन उसमें डिफरेंट स्पीशीज होंगी, डिफरेंट लिविंग स्पीशीज होंगी जो एक ख़ास जगह पर आपके पास रह रही होंगी और वो एक दूसरे से इंटरेक्शन भी शो कर रही होंगी।
ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज, जैसे उन्होंने एक पिक्चर में ये इन्होंने दिखाया हुआ है कि एक ग्रासी लैंड है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट जो है एनिमल्स प्रेजेंट है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक कम्युनिटी है, लेकिन इसमें एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी है, ठीक है, यानी लिविंग फैक्टर्स तक ये चीज कम्युनिटी जो है वो महदूद है। नेक्स्ट आपके पास लेवल है इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम जो लेवल है उसमें वो कम्युनिटी है, इसमें डिफरेंट स्पीशीज भी होंगी, लेकिन इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज का नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होगा। नॉन लिविंग में जो मैटर एंड एनर्जी प्रेजेंट है उनका उसके साथ इंटरेक्शन है, ठीक है। तो इकोसिस्टम बेसिकली कम्युनिटी है डिफरेंट स्पीशीज की, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज जब एक खास जगह पर मिलकर रहेंगी और वो अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट भी करेंगी और उसका नॉन लिविंग एनवायरनमेंट की मैटर एंड एनर्जी भी यूटिलाइज करेंगी, तो वो आपके पास हमारा एक इकोसिस्टम बन जाएगा, ठीक है। जैसे हमने अपने लास्ट वीक के लेक्चर में हमने बायोस्फीयर को स्टडी किया था कि अर्थ की डिफरेंट स्फीयर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट स्फीयर्स हैं, तो वो अर्थ की स्फीयर जिस पर आपके पास लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है वो पार्ट हमारा बायोस्फीयर है। इसकी डिटेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली इकोलॉजी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म लेवल से स्टार्ट होती है और वो बायोस्फीयरिक लेवल तक जाएगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इकोलॉजी में वो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये है कि आपके पास हम इंसान, हम ह्यूमन बींग्स या एक ऑर्गेनिज्म जो पीस ऑफ लैंड को यूज करते हैं, ठीक है, अपने रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, तो हम उसमें अपना पीस ऑफ लैंड को हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पीस ऑफ लैंड को, यानी आपने जितना उस चीज को कंज्यूम कर लिया, ठीक है, उसको आप एक एरिया ऑफ लैंड में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, फुटप्रिंट यानी एक उसको फुटप्रिंट की शक्ल में उसको हम शो कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो फुटप्रिंट है ये बता रहा है कि हमारे पास हम लैंड का कितना हिस्सा हम उसको कंज्यूम करते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम जो वर्ड का इकोलॉजी का हम फैक्टर कंज्यूम कर रहे हैं उसको एरिया ऑफ लैंड में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे भी जो ये वाला पॉइंट है ये एनर्जी को शो कर रहा है, यानी इतना हम एरिया जो है वो एनर्जी पर्पजेज के लिए हम उसको यूज करते हैं। अब जो आपके पास इकोलॉजी या आपके पास जो अर्थ का हम कितना पार्ट, इतना पार्ट हम, इतने पार्ट पे हमारे पास इकोलॉजी के हमारे पास लैंड है, सेटलमेंट्स हैं जहाँ पे हम अपने घर, हाउसिंग स्कीम्स वगैरह हमने बनाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इतने एरिया पर फॉरेस्ट है, ठीक है। फॉरेस्ट से हम वही फिर हम डिफरेंट अपने पर्पजेस प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना रहे हैं, और जाहिर सी बात है ये प्रोडक्ट्स टिम्बर एंड पेपर वुड से हम ले रहे हैं, ठीक है, अपने जनरेट कर रहे हैं, पेपर भी हमारा वुड के से आ रहा है। तो ये हमारे पास डिफरेंट हम फॉरेस्ट की से यूज करके वहाँ के वुड को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो काफी एरिया है वो ये इसकी शो करा रहा है कि हमारे पास कितनी भी जो लैंड है, जो हमारी लैंड है वो क्रॉप लैंड एंड पास्चर्स पर जो है वो कंसिस्ट करती है, ठीक है। यानी क्रॉप लैंड यानी जहाँ पर हमने फसलें उगाई हुई हैं, जहाँ पर हमारा ग्रीन एरिया, ग्रीन लैंड है, ठीक है। और पास्चर, पास्चर बेसिकली आपका वो लैंड है जो कवर्ड होता है आपके पास ग्रास से या दूसरे जो लो लेवल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिन पर एनिमल्स जो है वो उसको अपने फूड के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पास्चर बेसिकली जो है वो आपके पास ग्रेजिंग के लिए, एनिमल ग्रेजिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो उन्होंने फुट स्टेप्स शो करवाए हुए हैं, ये पार्ट जो है ये फिशरीज को शो कर रहा है, यानी इस पार्ट में हमारी जितने भी एनिमल्स हमारे वो एनिमल्स या प्लांट्स जो हमारे पास सी वाटर में हमारे पास प्रेजेंट होंगे, ओशंस, वाटर, रिवर्स, ठीक है, वाटर बॉडीज में जो हमारे पास स्पीशीज प्रेजेंट है, ठीक है, वो हमारे पास इस एरिया ऑफ लैंड पे कंसिस्ट करती है, ठीक है। तो यानी एक बहुत बड़ा एरिया जो हम कंज्यूम करते हैं वो हमारा क्रॉप लैंड है, ठीक है। बेसिक हमारी जो फूड आती है वो हमारी बहुत सारी फूड हम अपनी वेजिटेबल्स, ठीक है, वो हमारी क्रॉप लैंड से आती है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा एरिया जो है हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए उसकी जो हमने उसको शो करवाया है उसको शो कर उसको ज्यादा शो करवाया, बड़ा शो करवाया, क्योंकि हम इतने एरिया में, इतना ज्यादा एरिया हम इकोलॉजी का हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे सी एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेज वगैरह उसकी बहुत थोड़ी क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन है,
तो इधर उन्होंने जहाँ पे हम एक चीज़ को हम डिफरेंट तरह से डिफरेंट वे से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, तो एक और उसकी एक डेफिनेशन उन्होंने बताई है कि बेसिकली इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव लैंड। अब बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव लैंड क्या है, यानी वो लैंड जो कि फर्टाइल है, ठीक है, जिसको हम, वो फर्टाइल किस वे में है कि उस पर दरख्त हैं, उस पर फॉरेस्ट हैं, उस पर एग्रीकल्चर एग्जिस्ट कर रही हैं, उस पर फिशिंग ग्राउंड्स में यानी उसको फिशिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, कोई इस तरह की लैंड यानी फर्टाइल लैंड है, कोई किसी पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, तो वो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव लैंड है। इसमें वो लैंड इंक्लूड नहीं है जिसपे आपके पास डेजर्ट्स हैं, ठीक है, डेजर्ट्स में आपको पता है कुछ भी आपके पास आप उसको क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ग्लेशियर्स एंड ओपन ओशंस, ये वो एरियाज हैं जो बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड्स नहीं है, ठीक है। तो जब बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव लैंड्स को हम, उसकी अमाउंट को हम कंसीडर करते हैं और हम अपने वाटर नीडेड, हम कोई एक पार्टिकुलर हमने एरिया या कंट्री को जो हमने वाटर सप्लाई वो यूज़ करते हैं विद रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, यानी वो रिसोर्सेज को जितना यूज़ कर रहे हैं, वाटर यूज़ कर रहे हैं एक प्रोडक्टिव लैंड में, ठीक है, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी अमाउंट, उसकी क्वांटिटी को हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कह रहे हैं, ठीक है। और जिस वो जो इन प्रोडक्टिव लैंड को यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स जनरेट करने के लिए, उसके रिटर्न में वो वेस्ट और पोल्यूशन भी क्रिएट करें, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स तो बन रहे हैं लेकिन उसके साथ जो है वो बाय प्रोडक्ट्स में आपके पास वेस्ट एंड पोल्यूशन भी जनरेट हो रही है, ठीक है, तो हम उस सबको इसको कहेंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। और बेसिकली हर चीज़ का एक यूनिट है जिसको आप, एक क्वांटिटी है, ठीक है, तो ये जो एक क्वांटिटी है इसकी अमाउंट, इसको हम शो करते हैं, इसके यूनिट्स हैं मिलियन पर ग्लोबल हेक्टेयर्स, ठीक है, हेक्टेयर्स एरिया के यूनिट हैं, जैसे केनाल होता है, ठीक है, तो इसी तरह हेक्टेयर मरलाज केनाल्स होते हैं, इसी तरह हेक्टेयर्स, ठीक है, एरिया का यूनिट है। अब उन्होंने एक यहाँ पर एक पिक्चर, एक रिलेटिव उन्होंने शुरू करवाई है कि आपके पास थ्री कंट्रीज हैं, आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स, नेदरलैंड्स एंड इंडिया, ठीक है, उनका उन्होंने एक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट दिखाया है कि पर कैपिटा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है। पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन, ठीक है, कि एक अगर इंडिया में एक पर्सन है और एक पर्सन नेदरलैंड्स में है, एक पर्सन यूनाइटेड स्टेट्स में है, ठीक है, तो वो पर्सन एक बंदे की, वहां के एक बंदे की, वो कितना एरिया, कितना इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है उसका, वो कितने एरिया को यूज कर, ठीक है। अब उसमें उन्होंने दिखाया कि आपके पास जो यूनाइटेड स्टेट है, उस जो वहाँ का पर्सन है, वहाँ का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, उसका इम्पैक्ट, ठीक है, यानी वो इतने ज़्यादा रिसोर्सेज, वो इस अर्थ के, इस इकोलॉजी के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहा है, इकोसिस्टम के बहुत सारे रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, और वो रिसोर्सेज इस हद तक यूज़ कर रहा है कि उसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट सबसे बड़ा है एज कम्पेयर टू नीदरलैंड एंड इंडिया। 9.6 हेक्टेयर्स पर पर्सन उसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। नेक्स्ट उन्होंने नीदरलैंड को शो किया कि वो 3.8 है एंड सबसे कम इंडिया 0.8। ये हमेशा जैसे हमारी बात हुई थी कि डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं, ठीक है, वो रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो रिसोर्सेज को यूज़ कर रही हैं, ठीक है, तो वो 9.6 सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट यानी एक डेवलप्ड कंट्री, बहुत अच्छी कंट्री है, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, तो इसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी सबसे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो उन्होंने ये बताया हुआ टोटल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बताया हुआ, ठीक है, ये एक पर पर्सन के लिहाज से, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने जो टोटल पॉपुलेशन का बताया हुआ है कि पूरी एक पॉपुलेशन यानी यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी पॉपुलेशन, सारे लोग मिलकर जो पूरा अर्थ इकोलॉजी का एक पीस ऑफ लैंड, एरिया, प्रोडक्टिव लैंड यूज करें, ठीक है, तो वो कितना, उन पे इम्पैक्ट कितना है। अब यूनाइटेड स्टेट्स का शो हो रहा है कि ये 3 बिलियन हेक्टेयर्स है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा है। नीदरलैंड्स का उन्होंने शो किया वो 62 मिलियन हेक्टेयर्स है एंड इंडिया का 880 मिलियन हेक्टेयर्स है। अब ये ज्यादा और कम होने की वजह कि नीदरलैंड्स का पर पर्सन इम्पैक्ट तो ज्यादा है इंडिया से, लेकिन उसका टोटल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है वो कम है। ये डिपेंड भी करता है, ये आपकी पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, ये पॉपुलेशन की वजह से वो भी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वो डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास है इन्होंने शो किया है कि बाय 2001 ह्यूमैनिटीज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वाज अबाउट 21% हायर देन द अर्थ इकोलॉजिकल कैपेसिटी, ठीक है, यानी अर्थ को यूज करने की अपनी जितनी कैपेसिटी है 2001 में हमने ह्यूमन बीइंग्स ने उसको 21% हायर, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसको यूज किया, ठीक। नेक्स्ट पर कैपिटा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात है कि आपके पास पर कैपिटा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है।
So basically it is the amount of biological productive land and water needed to supply each person. यहाँ पर इकोलॉजिकल फूड में पर पर्सन की बात होगी कि एक पर्सन जो है वो किस तरह रिसोर्सेज को यूज कर रहा है और उसके नतीजे में वो वेस्ट को कितना वो अर्थ पे इकोलॉजी पे उसका वेस्ट जनरेट कर रहा है और उसको इफेक्ट कर रहा है आपकी अर्थ को और इकोलॉजी को। इसमें डिफरेंट उन्होंने टॉप 10 कंट्रीज का दिखाया हुआ है कि कितनी उनका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। ये 10 कंट्रीज हैं। जैसे फर्स्ट में उन्होंने दिखाया कि कतर है, उसका सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है विद 11.68। ठीक है, इस तरह कुवैत का 9.72 है एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे जैसे वो उनकी वैल्यू बढ़ रही है उनका उन्होंने फुटप्रिंट का साइज भी उन्होंने स्मॉल कर दिया। नेक्स्ट उन्होंने 10 अफ्रीकन कंट्रीज का दिखाया हुआ है कि अगर अफ्रीकन कंट्रीज का हम कंपेयर करें तो उनमें ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। ठीक है, in 2005 there were 13.4 billion hectares of biological productive land and water available। उन्होंने कहा है कि आपके पास जो रिसोर्सेज थे, प्रोडक्टिव लैंड और वाटर अवेलेबल था, वो आपके पास 13.4 बिलियन हेक्टेयर्स था 2005 में। और जो आपके पास जो पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की, प्लैनेट की, वो 6.5 बिलियन थी। तो इसके अकॉर्डिंगली जो उन्होंने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पर पर्सन निकाला है उसकी उन्होंने वैल्यू दी है 2.1 ग्लोबल हेक्टेयर्स पर पर्सन। ठीक है, तो ड्यू टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ दिस फिगर इज डिक्रीजिंग, कि ड्यू टू 2.1 के अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी तो ये फिगर जो है ये कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने इकोसिस्टम की डेफिनेशन हमने वो इकोलॉजिकल के लेवल में हमने पढ़ ली थी। ठीक है, बेसिकली इकोलॉजी जो है वो स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्शन, लिविंग एनवायरनमेंट के साथ और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ। तो इकोसिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन करते हैं और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं। तो बेसिकली हम नेक्स्ट हमारा पार्ट है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। There are two types of ecosystem. First is natural ecosystem. Natural ecosystem ये consist करता है आपके पास सिर्फ natural conditions में। ठीक है, यानी इसमें जो human intervention है, human interference है, वो नहीं होगी। ठीक है, इसकी फर्दर उन्होंने कहा कि टू टाइप्स हैं। वन इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड सेकंड इज एक्वाटिक इकोसिस्टम। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो आपके पास कंसिस्ट करता है, वो बना हुआ है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट्स पे। ठीक है, एक्वाटिक नाम से ही है कि एक्वाटिक जहाँ जहाँ वाटर होगा वो इस इकोसिस्टम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक्वाटिक इकोसिस्टम में उन्होंने डिफाइन किया कि एक फ्रेश वाटर है और एक मेरीन वाटर है। जो आपके पास फ्रेश वाटर है उसमें टू टाइप्स हैं इकोसिस्टम की, एक लोटिक और एक लेंटिक। जो आपके पास लोटिक है वो रनिंग वाटर होता है। ठीक है, रनिंग वाटर में आपके पास कौन कौन से, स्प्रिंग, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। नेक्स्ट आपके पास लेंटिंग है। लेंटिंग जो है वो आपके पास स्टैंडिंग वाटर होता है, यानी वो मूव नहीं कर रहा। ठीक है, उनमें इंक्लूड है लेक, पॉन्ड एंड पूल्स। ये सब जो है वाटर बॉडीज के डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, डिफरेंट वाटर बॉडीज की टाइप्स। तो आपके पास मेरीन वाटर है। मेरीन वाटर कंसिस्ट करता है आपके पास डीप बॉडीज पे, जैसे ओशन है, ठीक है, सी है या एस्चुरी है। अब जो एस्चुरी है, एस्चुरी आपके पास बेसिकली ये भी एक वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी इस तरह की है जिसमें जो है ब्रैकिश होता है पानी। ठीक है, ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर का मतलब है सॉल्टिश होता है वाटर। ठीक है, उसको आप पीने के लिए डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सी वाटर को भी क्योंकि ब्रैकिश होता है, सॉल्टिश वाटर होता है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और एस्टुरी में जो है डिफरेंट आपके पास वाटर बॉडी हो जिसमें अंदर डिफरेंट ओपन सी के साथ, ये जो है सी में ही जाके गिर रही होता है पानी इसका। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचुरली जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन या ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो है जो मैन मेड इकोसिस्टम है, इंजीनियर्ड इकोसिस्टम है। ठीक है, इसमें आपके पास एक उन्होंने एग्जांपल दी हुई है क्रॉप लैंड इकोसिस्टम। क्रॉप लैंड इकोसिस्टम में यानी इंसान ने डिफरेंट खुद से डिफरेंट उसमें क्रॉप्स जो है उसको डिफरेंट ग्रो करवाई हुई हैं। जैसे हम वीट, मेज, राइस, शुगर कैन, डिफरेंट हम क्रॉप्स जो है वो उसमें उगा के वो उसने एक सिस्टम जो है उसने बना लिया। और ऑब्वियसली वो इसमें डिफरेंट रिसोर्सेज वो यूज कर रहा है, वो एनर्जी भी यूज कर रहा है, वो जो नेचुरल बैलेंस है, ठीक है, उसको डिस्टर्ब भी कर रहा है क्योंकि उसके वो रिसोर्सेज यूज कर रहा है, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज वो यूज करेगा। ठीक है, लेकिन एक प्लान्ड मैनिपुलेशन होती है कि हम इस हद तक रिसोर्स को यूज करें। ठीक है,
और उसमें डिफरेंट हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके एक उनने इकोसिस्टम या डिफरेंट अपने जनरेट की हुए, ठीक है, उसमें उन्होंने एग्जाम्पल क्रॉप लैंड इकोसिस्टम की दी। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। बेसिकली टू कंपोनेंट्स हैं, एक एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं और एक है बायोटिक कंपोनेंट। सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट्स कंसिस्ट करते हैं आपके पास नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पे, ठीक है, और इनका इन्फ्लुएंस होता है लिविंग कंपोनेंट पे, ठीक है, यानी इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन है। और अगर आपके पास एक इकोसिस्टम एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, तो दोनों इकोसिस्टम के जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं या एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम है तो उसमें ये पैरामीटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर पीएच यानी वाटर जो है वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये वाटर पीएच हम एक्वाटिक इकोसिस्टम है यानी उसमें सारा कुछ आपके पास वाटर की प्रॉपर्टीज उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड एक्वाटिक इकोसिस्टम में होगा, यानी ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो हमें एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सनलाइट हो सकती है क्योंकि वहाँ पे जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में जितने मेरीन एनिमल्स होंगे, ठीक है, सी एनिमल्स हैं या सी प्लांट्स हैं जो आपके पास पानी में रहते हैं, ठीक है, तो उनको सनलाइट यानी उनको सनलाइट कितनी पहुंच रही है, ठीक है, उनके लिए कितनी ज़रूरी है, उनको कितनी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इसी तरह सारे पैरामीटर्स हैं। टर्बिडिटी आपको ये बताइए कि पानी कितना साफ है, ठीक है, उसके अंदर कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स तो नहीं है जो उसमें मौजूद है, ठीक है। वाटर डेप्थ है, सलिनिटी यानी वाटर की सॉल्टी कितना है, ठीक है, सॉल्टेज उसकी सॉल्टेज मेजर करने का एक पैरामीटर है। अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, पानी में कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है ताकि वो उसके वहाँ के जो एक्वाटिक बॉडीज में जो आपके पास प्लांट्स या एनिमल्स रह रहे हैं उनको सर्वाइव करने के लिए वो इनफ है या नहीं। नेक्स्ट आपके पास है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपके पास अब जो पैरामीटर्स आपके पास ये बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे, फैक्टर्स होंगे, वो डिफरेंट होंगे। अब उसमें कौन कौन से कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, उसमें सॉइल की नेचर क्या है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, टेम्परेचर, रेन, एल्टीट्यूड यानी उसकी हाइट कितनी है, विंड, न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। यानी हर इकोसिस्टम के डिफरेंट आपके पास एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे, हर इकोसिस्टम के लिहाज से उसकी इंपॉर्टेंस उसकी एबायोटिक कंपोनेंट्स की इंपॉर्टेंस डिफर करती है। जैसे उन्होंने यहाँ पर शो भी करवाए हुए हैं, यहाँ पर ये डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स हैं। और बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, आर्कियाई, एनिमल्स एंड प्रोटिस्ट, ठीक है, डिफरेंट ये किंगडम्स हैं, डिफरेंट आपके पास डिफरेंट स्पीशीज हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है और जो बायोटिक फैक्टर्स में इंक्लूड हो सकते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स बेसिकली कंसिस्ट करते हैं आपके पास सारे हर तरह के लिविंग थिंग्स पे, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, और इसमें एग्जांपल में भी आपके पास यही एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया आ जाएंगे। नेक्स्ट बायोटिक कंपोनेंट्स में उनकी टाइप्स है डिफरेंट। जैसे फर्स्ट जो आपके पास टाइप है वो है प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स बेसिकली प्रोड्यूसर्स कहते हैं यानी वो खुद अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, ठीक है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करे। जैसे बहुत से प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, अपनी फूड खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है, और वो बनाएंगे लेकिन अपने रिसोर्सेज जो हैं वो जैसी सनलाइट यूज़ करते हैं, ठीक है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वो यूज़ करेंगे, सॉइल के डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, और उसके थ्रू वो अपनी फूड जो है खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इसीलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं या सेल्फ फीडर्स कहते हैं, यानी ये खुद अपने फूड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑन लैंड मोस्ट प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट्स, ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो आपके प्रोड्यूसर्स में आएंगे, ठीक है। इन फ्रेश वाटर एंड मरीन इकोसिस्टम यानी अगर आप एक्वाटिक इकोसिस्टम की तरफ जाएंगे तो उसमें एल्गी एंड प्लांट्स जो हैं वो भी बहुत से ऐसे जो नियर शोर लाइन होते हैं यानी साहिल के करीब बहुत सारे जो हैं वो प्लांट्स और एल्गी ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी अपनी फूड खुद जनरेट कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। Most producers capture sunlight to make carbohydrates such as glucose by photosynthesis, ठीक है, प्रोड्यूसर्स प्लांट जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं जो जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं, ग्लूकोज भी कह सकते हैं, ठीक है, और वो ये फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट जनरेट करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कंज्यूमर्स जिनको हीट्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं, यानी अपनी जो फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं करते, अदर फीडर्स यानी किसी और की तैयार करदा फूड पर वो डिपेंड करते हैं या किसी दूसरे आपके पास प्लांट पर या एनिमल पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। गेट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट बाय फीडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और अदर
और देयर रिमेन्स, ठीक है, किसी और रिमेन्स पे यानी किसी ऑर्गेनिज्म की जो बाकियात हैं उन पर भी वो अपनी फूड उनसे भी ले सकते हैं, अपनी एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, ठीक है। बेसिकली फूड जो है वो हमें एनर्जी ही प्रोवाइड करती है, जो हम फर्दर डिफरेंट टास्क करने के लिए वो एनर्जी यूज़ करते हैं। तो इनकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स को आप हर्बीवोर्स भी कहते हैं, और ये वो कंज्यूमर्स हैं, आपके पास वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी फूड जो है प्रोड्यूसर से, यानी प्रोड्यूसर्स ने जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनको एज अ फूड यूज करते हैं, डायरेक्टली प्लांट्स को ही खा लेते हैं, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ फूड। नेक्स्ट आपके पास है सेकेंडरी एंड कंज्यूमर्स और कार्निवोर्स, ठीक है। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम हर्बीवोर्स कह रहे हैं, हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कार्निवोर्स भी कहते हैं, ठीक है। वो दूसरे एनिमल्स को जो है एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज करेंगे। टर्शरी कंज्यूमर्स जो है वो उससे ज़्यादा जो है वो लार्ज कार्निवर्स होंगे, और वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जो है कार्निवर्स को ही एज अ फूड यूज करेंगे। या जो क्वाटरनरी कंज्यूमर्स हैं वो टर्शरी को एज अ फूड यूज करेंगे, ठीक है, यानी वो पिछले जो लेवल के जो आपके पास एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको एज अ फूड यूज करते हैं, क्या। और जो क्वाटरनरी कंज्यूमर्स है दे आर नॉट ईटन बाय एनी एनिमल, ठीक है, इन्हें फर्दर कोई एनिमल जो है वो नहीं एज अ सोर्स ऑफ फूड नहीं यूज कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट ओमनीवर्स है, ओमनीवर्स हैव मिक्स्ड डाइट, दे इंक्लूड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी वो कोई एक स्पेसिफिक उनकी चॉइस नहीं है, वो दोनों में से किसी को भी जो भी अवेलेबल होगा, ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स जो है वो बेसिकली ये होता है कि आपके पास डेड प्लांट्स या एनिमल्स हैं, ठीक है, वो फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम जब वो एक आपके पास सॉइल में या आपके पास अर्थ पे, ठीक है, पड़े रहेंगे तो उनकी डीकम्पोजिशन हो जाएगी। डीकम्पोजिशन होगी विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। वो बैक्टीरिया एंड फंजाई उनको डीकम्पोज करेंगे, और उनको फिर बाद में हम उसको जो बहुत से प्लांट्स हैं उसको एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट भी ले सकते हैं, ठीक है, यानी अपनी फूड तैयार करने के लिए एक हेल्पिंग मटेरियल के तौर पर वो उनमें यूज हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उन्हीं को ऑर्गेनिक मैटर कह रहे हैं, ठीक है। They do this by breaking down dead organic material to get nutrients. ये उनसे nutrients लेते हैं, उनको degrade करेंगे, यानी एक proper reaction होगा और उनसे अपनी nutrients release होंगे, and releasing the resulting simpler inorganic compound into the soil and water where they can be taken up as nutrients by producers, ठीक है। वो decompose होके वो जो nutrients हैं वो soil में भी जाएंगे, तो वो plants जो है producers जो है अपनी food के लिए उसको further use करेंगे। तो बेसिकली ये जो है ये एक फील्ड में इंटरेक्शन दिखा रही है, ये लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो है एक फील्ड में किस तरह इंटरेक्ट करें। ये फर्स्ट पॉइंट जो उन्होंने दिखाया उन्होंने कहा प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश हो रही है, वो बारिश जो है वो जाहिर सी बात है ज़मीन पे सॉइल उस पानी को एब्जॉर्ब भी कर सकती है, और प्रोड्यूसर्स पे भी, यानी जो ट्री है या प्लांट है वो भी डायरेक्ट उस पानी से उनके ऊपर भी वाटर जो है प्रेसिपिटेशन जो है वो पड़ रही होगी, पानी पड़ रहा होगा, गिर रहा होगा, ठीक है। तो वो जो पानी वो जो प्रेसिपिटेशन के थ्रू सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, वो जो आपके पास ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो अपनी रूट्स के थ्रू उसको अब्जॉर्ब करेंगे, वाटर की इनटेक हो रही है और वो डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा है, और उसके साथ साथ सॉल्युबल मिनरल न्यूट्रिएंट्स की भी वो इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। अब वो इनटेक किस तरह हो रही है, वो जो डीकम्पोजर्स हैं, यानी यहाँ पर कोई आपके पास ऑर्गेनिक कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होगा, ठीक है, उसकी डिग्रेडेशन की है और डीकम्पोजर्स ने, और डिग्रेडेशन के बाद वो सॉइल में जब मिक्स हो गए हैं, ठीक है, तो वो जो रूट्स हैं, प्लांट्स की रूट्स हैं, ट्री की रूट्स हैं, उसको एज अ मटेरियल जो है हेल्पिंग मटेरियल फूड के लिए वाटर के साथ साथ वो ये मिनरल और सॉल्युबल मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी यूज़ कर रही हैं, ठीक है, वो आपके पास यूज़ हो रही हैं। अब ये आपके पास एक, ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स हैं अपनी, उसके बाद वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, सनलाइट भी जो है वो यूज़ करें, और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करें एंड कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करें। अब इसके बाद जो एक उन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ पार्ट, ये उन्होंने एक रैबिट दिखाया हुआ है जो कि एक प्राइमरी कंज्यूमर है, यानी वो प्राइमरी कंज्यूमर किस तरह है कि वो इस प्लांट को, इस ट्री को जो है एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज कर रहा है, वो इसको डायरेक्टली खा जाएगा, ठीक है, इसके पत्ते, इसकी रूट्स या इसके इसके लीव्स, ठीक है, वो इनको यूज कर सकता है एज अ सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। तो ये रैबिट जो है वो प्रोड्यूसर्स को जो एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज कर रहा है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है। नेक्स्ट जो है वो आपके उन्होंने सेकेंडरी कंज्यूमर दिखाया हुआ है कि जो आपके पास फॉक्स है, फॉक्स जो है वो अब इस पर रैबिट को
ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज करेगी तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इकोलॉजिकल पायरामिड्स। ठीक है, इकोलॉजिकल पायरामिड बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि एक आपके पास एक एनिमल या एक ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट, ठीक है, वो किस लेवल पे प्रेजेंट है। ठीक है, यानी अगर वो नीचे प्रेजेंट है तो वो प्रोड्यूसर है, अगर वो उससे ऊपर प्रेजेंट है तो वो उसका यानी एक आपके पास डिग्री, एक पोजीशन बता रहा है। ठीक है, इकोलॉजिकल पायरामिड आपको पोजीशन बता रहा है किसी भी एक खास इकोसिस्टम में, किसी एक इकोसिस्टम में जो किसी ऑर्गेनिज्म की जो पोजीशन है वो आपके पास ट्रॉफिक लेवल्स एक पायरामिड के थ्रू आपको शो करें। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट आपके पास फॉर्म करते हैं, आपके पास एक उन्होंने शो किया कि बेस में जो है आपके पास प्रोड्यूसर्स होंगे। ठीक है, यानी ये जो है ये आपके पास प्रोड्यूसर्स हैं, यानी जितने भी प्लांट्स हैं वो इसमें आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन उससे भी नीचे जो आपके पास सॉइल में प्रेजेंट है वो आपके पास डीकम्पोजर्स हैं। ठीक है, कि वो डीकम्पोजिशन के थ्रू उन्होंने अपनी न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में प्रेजेंट है। तो ये सॉइल में जो आपके पास प्रेजेंट होंगे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डीकम्पोजर्स सबसे नीचे। ठीक है, उसके ऊपर फिर भी उन्होंने कहा कि जो बेस है वो आपकी फोटोसिंथेसिस से बेसिकली स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो हैं जो इन प्रोड्यूसर्स को एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज करेंगे। कोई इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, इस तरह के रैबिट हैं, ये आपको एज अ सोर्स ऑफ फूड ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को यूज करें। नेक्स्ट आपके पास कार्निवोर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, ऑमनिवोर्स वो जो इसमें आ रहे हैं। ठीक है, इसमें अब आपके पास वो आ रहे हैं जो यानी ओमनिवोर्स भी इसमें आ सकते हैं, यानी जो बोथ प्लांट्स पे भी वो इफेक्ट डिपेंड कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड, और वो एनिमल्स पे भी कर रहे हैं। तो ये सारे इसमें शो अगर हम करवा दें तो इसमें डिफरेंट फ्रॉग, स्नेक्स, ठीक है, ये सारे इस ट्रॉफिक लेवल में आ रहे हैं। और जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल में आपके पास जो ऑर्गेनिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है, ये लाइन हो सकता है, टाइगर हो सकता है। जो टॉप लेवल कार्निवर्स हैं, टर्शियरी कार्निवर्स हैं, वो इस तरह के कार्निवर्स हैं जिन्हें फर्दर आपके पास जो है वो कोई ऑर्गेनिज्म शो नहीं कर सकता। ये ठीक है, यहाँ पर जो यानी कोई ऑर्गेनिज्म जो एज ए सोर्स ऑफ फूड यूज नहीं करता। यहाँ पे टॉप कार्निवर्स भी हो सकते हैं, इनको क्वाटरनरी कार्निवर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी टॉप लेवल पे जो आपके पास एक पायरामिड है उसमें टॉप लेवल पे जो होगा उसको फर्दर जो है वो कोई और ऑर्गेनिज्म एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहीं पे वो इन्होंने यही एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है यहाँ पर कि विद प्रोड्यूसर एट द बेस एंड सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स फॉर्मिंग द एपेक्स। ठीक है, यानी बारी बारी ये लेवल्स एक क्रिएट ट्रॉफिक लेवल्स हैं। ठीक, ये एक ट्रॉफिक लेवल है, ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल है, ये तीसरा ट्रॉफिक लेवल है, और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है, और ये सबसे अपर मोस्ट टॉप पे ट्रॉफिक लेवल है जो कि एपिक्स कहलाता है। ठीक है, एपिक्स ये है कि आपके पास वो टॉप पे कोई और ऑर्गेनिज्म उसको एज अ फूड यूज नहीं करता, तो वो आपके पास एपिक्स बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास है पायरामिड ऑफ नंबर्स। ठीक है, पायरामिड ऑफ नंबर्स यानी एक तो हमने पीछे हमने जो शो कराया है वो हमने शो कराया एनिमल्स शो किए। ठीक है, अब उस पायरामिड को हम नंबर्स की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। तो पायरामिड नंबर्स जो वो बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है। ठीक है, लेकिन वो ये बता रहा है कि उसमें उसका नंबर्स भी बता रहा है। ठीक है, यानी अगर नीचे सबसे नीचे कोई प्लांट है तो वो प्लांट की कितनी स्पीशीज जो है, प्रोड्यूसर की कितनी स्पीशीज जो है वो एक कंज्यूमर को सपोर्ट कर रही है, कि उसकी 1000 स्पीशीज हैं, ये 1000 उसके ऑर्गेनिज्म, 1000 प्लांट्स ऐसे हैं जो कि 100 एनिमल को सपोर्ट कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, तो हम नंबर्स की फॉर्म में जब बात करेंगे, नंबर्स की फॉर्म में एक डाटा देंगे तो वो एक पायरामिड ऑफ नंबर्स कहलाएगा। A pyramid of numbers can be used to examine how the population of a certain species affects another। ठीक है, यानी एक का नंबर अगर ज्यादा है तो वो दूसरे का उसको वो कितनी स्पीशीज को उस पर फीड करवा सकती है। Often the producer's level in a pyramid of numbers is much larger than any of the higher trophic levels। ठीक है, उन्होंने कहा बेसिकली जो आपके पास सबसे नीचे वाला लेवल होता है, जो आपके पास जो प्रोड्यूसर्स का होता है, उनकी तादाद, उनकी क्वांटिटी, उनके जो नंबर्स हैं बेसिकली सबसे ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जब जैसे जैसे आप लेवल में ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाते जाएं, नीचे जो आपके पास प्रोड्यूसर्स होते हैं वो नंबर्स में सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, देयर आर एक्सेप्शंस हाउएवर, उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी कोई एक्सेप्शन भी हो सकती है, यानी किसी इकोसिस्टम में किसी एक पायरामिड में कोई डिफरेंट चीज़ भी हो सकती है, लेकिन जो एक जनरलाइज्ड एक टर्म देखी जाती है कि उसमें नीचे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा उसके नंबर होते हैं, वो ज़्यादा उनके नंबर्स में होते हैं, क्वांटिटी में होते हैं।
For example, in a tree community, a single tree could support many different populations of larger numbers. ठीक है, उन्होंने कहा एक ट्री जो है हो सकता है कि वो दूसरी एक ट्री जो बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशंस को जो सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, ये अब उन्होंने डिफरेंट यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इस लेवल पे कितने ऑर्गेनिज्म, सपोज इसमें जो है ना 5 नंबर ऑफ प्लांट, कोई प्लांट इस तरह के है तो वो 3 कंज्यूमर्स को सपोर्ट कर रही है, प्राइमरी कंज्यूमर्स को, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, सबसे ऊपर टर्शरी या क्वार्टरनरी या टॉप लेवल कंज्यूमर्स को वो फीड कर रही है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पिरामिड में ऊपर जाते जाएंगे जनरली जो है ये नंबर जो है वो कम होता जाता है। जैसे उन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक पिरामिड शो करवाया हुआ है कि बेस में जो है आपके पास 10,000 फ्रेश वाटर श्रिम्प्स है। श्रिम्प जो है वो बेसिकली केकड़े होते हैं। ठीक है, यानी एक, अब जरूरी नहीं है कि सब पिरामिड्स जो है वो सेम हो। ठीक है, वो डिफरेंट इकोसिस्टम के लिहाज से वो डिफरेंट होंगे पिरामिड आपके पास। अब जो सबसे नीचे इस पिरामिड में शो उन्होंने किया हुआ है वो आपके पास फ्रेश वाटर श्रिम्प है 10,000। ठीक है, और वो सपोर्ट कर रहे हैं 1,000 ब्लीक को। ब्लीक भी जो है वो एक तरह की टाइप ऑफ फिश है। ठीक है, तो वो 1,000 और नेक्स्ट 1,000 पर्च को वो फीड कर रहे हैं। वो उस पे 1,000 ब्लीक जो है वो पर्च को वो एज अ सोर्स ऑफ फूड, पर्च जो है वो ब्लीक को एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज कर रहे हैं। और ये पर्च जो है ये सारी जो है ये फर्दर, ये पर्च भी टाइप ऑफ फिश है। ठीक है, नॉर्दर्न पाइक जो है ये भी अनदर टाइप ऑफ फिश है, जो कि यानी जो 10 नॉर्दर्न पाइक है वो 100 पर्च को खा लेंगी, कंज्यूम कर लेंगी एज अ सोर्स ऑफ फूड। इसी तरह जो फर्स्ट उन्होंने टॉप ट्रॉफिक लेवल शो करवाया हुआ है, वन ऑस्प्रे जो है, वन ऑस्प्रे ये हॉक, ठीक है, जिसे हम उकाब या बाज भी कहते हैं, ये सी हॉक होगा। हॉक को हम बेसिकली उकाब नहीं, लेकिन ये सी हॉक होगा या रिवर हॉक, यानी जो मरीन एनवायरनमेंट में, मरीन इकोसिस्टम में रहने वाली जो आपके पास हॉक होगी, ठीक है, उसको ऑस्प्रे बोलेंगे। ठीक है, तो ये ऑस्प्रे जो है वो 10 नॉर्दर्न पाइक्स को वो जो कंज्यूम कर सकती है। ठीक है, तो ये एक पिरामिड ऑफ नंबर्स की एग्जांपल। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी, कि आप अपनी जो पिरामिड है उसको इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी भी शो करा सकते हैं। कि सबसे पहले आपने नीचे कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स आपने डिफरेंट शो करवाए, लेकिन आगे उनकी जो वैल्यूज है, उनका सोर्स, उनका जो एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, जितनी एनर्जी क्वांटिटी में प्रेजेंट है आप क्वांटिटी भी उसकी मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो pyramid ऑफ एनर्जी शोज द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल, यानी जो फर्स्ट लेवल है उस पर कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, जो सेकंड लेवल है उस पर कितनी एनर्जी प्रेजेंट है। ओके, जो साइज ऑफ जो ब्लॉक का साइज होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि आपके पास जो एनर्जी है, यानी उसकी विड्थ जो है ब्लॉक की, वो शो करेगी कि एनर्जी जो है वो कितनी आगे फर्दर दूसरे अगले ट्रॉफिक लेवल में वो ट्रांसफर हुई है। ठीक है, जैसे आपके पास प्रोड्यूसर्स जो हैं वो आपके पास सनलाइट से एनर्जी ले रहे हैं इतनी क्वांटिटी में। ठीक है, और वो ये जो एनर्जी है वो आपके पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी वो ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं उसको। ठीक है, लेकिन उसमें से 10,000 जूल्स उनके पास है। अब जब प्राइमरी कंज्यूमर इस प्रोड्यूसर को खाएगा, ठीक है, तो उसके पास जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वो 1,000 जूल्स है। ठीक है, अब बाकी जो 9,000 जूल्स ऑफ एनर्जी है वो आपके पास यहाँ पे एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई है, और उसकी कुछ क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूसर्स ने खुद उसको कंज्यूम कर लिया, और बाकी 1,000 जूल्स जो है वो कंज्यूमर्स के पास चली गई है। ठीक है, और जैसे आप देख रहे हैं 1,000 जूल्स में उसकी ब्लॉक की जो वेट था वो कम हो गई है। इसी तरह जब 100 जूल्स में सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जो एनर्जी गई है उसकी वेट उससे भी कम हो गई है, और 10 जूल्स में उससे भी कम। ठीक है, यानी और ये जो एनर्जी जो दरमियान में ये जो गैप है जो कम हो रही है 100 से 10 जूल में, 90 जूल्स का जो डिफरेंस है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई है या वो सेकेंडरी कंज्यूमर ने खुद यूज कर लिया। ठीक है, और इसका आप एनर्जी के यूनिट्स जो है वो जूल्स एंड कैलोरीज। ठीक है, ये हर चीज़ की क्योंकि एक यूनिट है। ठीक है, जैसे आपके पास टाइम का यूनिट सेकंड्स है, ठीक है, मिनट्स में हम टाइम को देखते हैं या आवर्स में देख सकते हैं, इसी तरह एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल्स है या कैलोरीज है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने आपके पास एक फूड चेन दिखाई हुई है। फूड चेन बेसिकली ये है, यही होती है कि आपके पास एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास किस तरह वो एज अ सोर्स ऑफ फूड जा रहा है, तो ये एक चेन चल रही है। ठीक है, यानी एक प्लांट को एक प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहा है, और सेकेंडरी कंज्यूमर को एक टर्शरी कंज्यूमर या क्वाटरनरी कंज्यूमर खा रहा है। तो एक पूरी फूड चेन है। ठीक है, वो एज अ सोर्स ऑफ फूड क्योंकि वो ट्रांसफर हो रही है तो वो एक फूड चेन कहलाता है। ठीक है, इसमें जो आपके पास एरोज हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह केमिकल एनर्जी, ठीक है, वो आपके पास एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में वो ट्रांसफर हो रही है।
ठीक है। और जो बाकी एनर्जी जो ट्रांसफर नहीं हो रही वो हीट की फॉर्म में आपके पास एनवायरनमेंट में डिस्पोज ऑफ हो रही है, वापस एनवायरनमेंट में जा रही है। ठीक है। तो इसमें सोलर एनर्जी जो है यानी सनलाइट की जो एनर्जी है वो उसको, उसमें से कुछ, जाहिर सी बात है सारी एनर्जी तो नहीं प्रोड्यूसर्स उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें से कुछ जो है वो इन्वायरमेंट में जा रही है और कुछ प्रोड्यूसर या प्लांट्स जो है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। और अब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से जब प्रोड्यूसर्स जो हैं प्रोड्यूसर्स को खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स ने खाना है उन्हें, तो वो इस एनर्जी को यूज करेंगे और फर्दर जो डीकम्पोजर्स है, ठीक है, कोई प्लांट जो है फर्दर अगर ये कोई प्लांट जो है वो डेड प्लांट की फॉर्म ले लेता है तो उसको डेड प्लांट की फॉर्म में भी वो एनर्जी जो है वो डीकम्पोजर्स ने के पास जाएगी, क्योंकि डीकम्पोजर्स ने इनको डीकम्पोज करना है प्लांट्स को। ठीक है। तो वो एनर्जी जो है इनके पास भी जाएगी और उसमें से कुछ आपके पास इन्वायरमेंट में भी जाएगी, इसी तरह इसमें भी कुछ एनर्जी आपके पास हीट की फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिलीज होगी और बाकी आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर के पास जो कि हर्बीवोर्स भी कहलाते हैं, यानी सेकंड ट्रॉफिक लेवल में वो पहुंच जाएगी। इसी तरह जो नेक्स्ट लेवल है उसमें वो आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स का है, कार्निवोर्स। ठीक है। उस कार्निवोर्स के थर्ड ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जाएगी। ठीक है। और इसी तरह दूसरी जो है वो आपके पास इधर से डीकम्पोजर्स के पास भी, एनिमल्स के पास वो एनिमल से एनर्जी वो डीकम्पोजर्स के पास वो यूज करने के लिए वो रिलीज होगी। ठीक है। वो एनर्जी वो भी यूज करेंगे और एनवायरनमेंट में भी रिलीज होगी। नेक्स्ट इसी तरह सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर्स जो हैं वो भी सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जब एज अ सोर्स ऑफ फूड लेंगे तो कुछ एनर्जी वो यूटिलाइज करेंगे, कुछ एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी और कुछ इसी तरह जो है वो आपके पास डीकम्पोजर्स यूज कर सकते हैं उसको। इसी तरह आपके पास टर्शरी जो है, टर्शरी को फर्दर किसी ऑर्गेनिज्म ने, टॉप कार्निवर्स है क्योंकि उसको फर्दर किसी ने एज अ सोर्स ऑफ फूड नहीं यूज करना, लेकिन फर्दर जो है वो डीकम्पोजर्स जो है वो इसको डीकम्पोज करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह एनवायरनमेंट में वो एनर्जी इसमें एज अ फॉर्म ऑफ हीट वो रिलीज हो सकती है। नेक्स्ट फूड चेन की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि फूड चेन क्या है। तो एवरी ऑर्गेनिजम्स नीड टू obtain एनर्जी इन ऑर्डर टू लिव। ठीक है। यानी एज उन्हें फूड चाहिए, वो फूड जो है वो उनके लिए एनर्जी का काम करती है। तो वो प्लांट्स जो है अपनी एनर्जी सन से लेते हैं, इसी तरह जो एनिमल्स प्लांट्स को खा रहे हैं वो अपनी एनर्जी उन प्लांट से ले रहे हैं और इसी तरह जो एनिमल्स दूसरे अपने जैसे दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं तो वो उनसे एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है। तो ये एक चेन है, एक सीक्वेंस है एज जो सोर्स ऑफ फूड के लिए, एक एनर्जी के लिए, फूड के लिए जो एक सीक्वेंस बना हुआ है एनिमल्स और प्लांट्स का, ह्यूमन बींग्स का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो एक जो है वो आपके पास फूड चेन कहलाएगा। It determines how chemical energy and nutrient move from one organism to another through the trophic levels in an ecosystem। यानी एक इकोसिस्टम में आपके पास एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में आपके पास ऑर्गेनिज्म भी जा रहे हैं और केमिकल एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स भी आपके पास ट्रांसफर हो रहे हैं। ये फूड चेन की एक उन्होंने एग्जांपल दिखाई हुई है कि डीकम्पोजर्स जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स को जो है वो डीकम्पोज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और प्रोड्यूसर्स को जो है, यानी एक ग्रास की एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, ग्रास ऊपर जो है वो इसको इस पर फीड करेंगे, यानी इसको एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ करेंगे। इसी तरह ब्लू बर्ड जो है वो ग्रास ऊपर को कंज्यूम करेगा, स्नेक जो है वो ब्लू बर्ड को कंज्यूम कर सकता है, ओल जो है वो स्नेक को कंज्यूम कर सकता है। ठीक है। और ये एपेक्स प्रीडेटर है, यानी ये जो है दूसरों को खा सकता है लेकिन ये इसको कोई और एनिमल जो है वो एज अ सोर्स ऑफ फूड कंज्यूम नहीं कर सकता। तो ये एक चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है। फूड चेन है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें और फूड। नेक्स्ट आपके पास है फूड वेब। फूड वेब आपके पास है जब डिफरेंट एक से ज़्यादा फूड चेन्स जो है आपस में मिल जाएंगी तो वो फूड वेब बना देंगे। In natural ecosystem, most consumers feed on more than one type of organism and most organisms are eaten or decomposed by more than one type of consumers। यानी ज़रूरी नहीं है कि एक पौधे को कोई एक ही ऑर्गेनिज्म खा सकता है, उसको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उस पर फीड नहीं कर सकता। ठीक है। तो जब इस तरह का कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होगा कि एक प्लांट को कोई दो तीन टाइप से लेवल से उसको वो कंज्यूम करेंगे तो वो आपके पास फूड वेब बन जाएगा। ये फूड वेब जो है वो आपके पास एक इकोसिस्टम में, यानी सोर्स ऑफ फूड प्रोवाइड कर रहा है ना, कि अगर आप इसको नहीं खा सकते आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को या दूसरे प्लांट को यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड, यानी चांस ऑफ सर्वाइवल बढ़ता है क्योंकि आपके पास बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फूड अवेलेबल होते हैं फूड वेब में। ये एक फूड वेब है जिसमें जैसे अगर हम यहाँ से देखेंगे जो कॉर्न का प्लांट है उस पे ग्रास ऊपर फीड कर रहा है, ग्रास ऊपर को फर्दर जो है रैट जो है ग्रास ऊपर के ऊपर फीड कर रहा है
रैट को जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है इसको एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज कर सकते हैं। इसको स्नेक भी खा सकता है, इसको वुल्फ भी खा सकता है और इसको कोई ईगल भी एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज कर सकती है। ठीक है, तो जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट को या एक ऑर्गेनिज्म को आपके पास कोई 3-4 नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज कर सकेंगे, तो आपके पास चांस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाएगा, जो कि आपके पास एक फूड वेब बन जाएगा। ठीक है, डिफरेंट जो फूड चेन्स जब आपस में इंटरलिंक्ड होंगी तो वो फूड वेब बनाते हैं।